5 साल में इनकम टैक्स 240% वृद्धि हुई इकट्ठा करने में, और जीएसटी की संग्रह में 170%, 177% वृद्धि हुई। अब आप आंख बंद करके सोचिए कि इसका लाभ आपको क्या मिला, आपके परिवार को क्या मिला, आपके शहर को क्या मिला, आपके राज्य को क्या मिला और आपके देश को क्या मिला। भाई आप अगर टैक्स दे रहे हो तो कुछ सोच कर दे रहे हो कि भाई मुझे लाभ मिलेगा, मेरी सड़कें अच्छी होंगी, मेरे जीवन का स्तर अच्छा होगा, मेरे को बिजली अच्छी मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिवार को लाभ होगा। लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। बेतहाशा वृद्धि और नतीजा कुछ नहीं, सिफर, जीरो। कोई रोबोट हो या कंप्यूटर हो तो शायद जीएसटी को समझ पाए। विदेशों में एक्सपर्ट्स ने प्रयास कर लिया कि भारत के जीएसटी को थोड़ा समझें, परिभाषित करें, सरल करें, कोई नहीं कर पाया। यहां तक कि जो अरविंद सुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हुए हैं प्रधानमंत्री के और जीएसटी के आर्किटेक्ट कहूंगा मैं उनको, वो खुद कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है, इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2017 में जब जीएसटी बन गई, लागू हो गई, ये कहीं पूरे विश्व में कहीं जहां लोकतंत्र होता है, कम से कम, मैं चीन की बात नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां एक स्वस्थ लोकतंत्र हो वहां यह संभव नहीं हो सकता कि देश की राजधानी ही बंद हो जाए किसानों के लिए। जवान सड़क पर आए, नौजवान, तो उन पर आप लाठीचार्ज कर लेते हो, उन पर वाटर कैनन चलाते हो, आंसू गैस छोड़ते हो, किसान को आप घुसने नहीं देते राजधानी। ये किस तरह का लोकतंत्र है? और फिर अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है तो हमारे साथी यहां बैठे हैं, वो कहते हैं कि साहब आवाज उठाने के आपको वोट तो नहीं देते। आवाज उठाएंगे, किसानों की आवाज भी अगर किसी ने उठाई, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उठाई, तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उठाई, और हम लगातार उठाएं। सर पॉपकॉर्न खाते हैं आप? क्योंकि बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन आया था सर निर्मला सीतारामन बहुत दिनों से तो नहीं खाया। क्यों सर, जीएसटी लग गया इसलिए? अब जाकर देखता हूँ कितना महंगा है, लेकिन बात ये हो रही है, नारे बड़े बड़े देते हैं, वन नेशन वन टैक्स, तो उसका जब ये लोग, इनके सलाहकार कैसे होंगे कि वो खुद भूल जाते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने नारे क्या दिए थे। हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर की गलती हो, प्रधानमंत्री की गलती नहीं हो, क्योंकि सुना हो तो एक शब्द भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोलते। और बीच में अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया भाषण के बीच में, मोदी जी चुप हो गए, सब इंतजार कर रहे थे, लोगों को अटल जी याद आ गए, अटल जी बड़ा बोलते बोलते रुकते थे, फिर किसी को समझ में आया टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, फिर वो आनंद फानंद में टेलीप्रॉम्प्टर चलाया गया, फिर मोदी जी की आवाज आई। तो नारे देते वक्त तो टेलीप्रॉम्प्टर पे निर्भर करते, इधर आते हैं वो पूरे नारों मिट्टी। वन नेशन वन टैक्स, वन पॉपकॉर्न, 3 टैक्सेस। सर आप एक तरफ कहते हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान बचाओ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन और लोकसभा चुनाव में और विपक्ष इंडिया गठबंधन है वो एकजुट दिखाई भी देता है, लेकिन राज्यों में जब चुनाव आते हैं तो आप आपस में लड़ते हैं, तो क्या राज्यों में लोकतंत्र सुरक्षित है? अभी जवाब दिया ना मैंने। दूसरा ये इसमें ये जब आप इस तरीके से करते हैं तो इससे कोई विचारधारा की लड़ाई नजर नहीं आती, बल्कि ऐसा लगता है कि आप सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। राष्ट्रीय स्तर पे हमने गठबंधन किया और वो आवश्यक इसलिए भी था कि अगर उस वक्त हम इकट्ठे नहीं आते तो जो इनकी नीयत थी, इनकी जुबान पे वो बात बार बार आ भी जाती थी कि संविधान बदलना है, संविधान बदलना है, आज से नहीं आ रही है। संविधान के खिलाफ तो ये कार में है, तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा है, अमल कीजिए। अमल का मतलब क्या होता है? पत्रकारों को पत्रकारिता करने दीजिए, हस्तक्षेप मत कीजिए, विपक्ष को आवाज उठाने दीजिए, गला मत दबाइए, यही होता है। राजधानी में आना चाहते हैं तो राजधानी के रास्तों पर कील मत बिछाइए, आने दीजिए किसानों को। आज एक किसान ने शंभू बॉर्डर पे जहर लेने की कोशिश की, क्या ये संविधान है? ये संविधान के प्रति सम्मान है? क्या ऐसे गौरव रखा जाएगा संविधान का? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही पग पग पर अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया गया, चुनाव लड़ने नहीं दिया गया अंबेडकर को। राज्यसभा में कैसे जीते? कौन उन्हें राज्यसभा में लाया? नहीं, इतिहास तो इनको पढ़ने की आदत है नहीं।
न इतिहास बनाने में इनका कोई योगदान रहा, न इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास को बदलने की और भटकाने की कोशिश जरूर करते हैं, हम सफल थोड़े होने देंगे। अंबेडकर जी के हाथ से लिखी चिट्ठी अभी खड़गे साहब ने बेलगाम में हमें सबको दिखाई, जिसमें उन्होंने पूरा खुलासा किया कि वो कैसे चुनाव हारे और किसने षड्यंत्र किया, कौन थे वो संघ समर्थित लोग, वो सब बातें सबके सामने हैं। हम और आप, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है आप पढ़ते हैं, आपकी आदत है, हमारी भी थोड़ी आदत है पढ़ने लिखने की। इनकी आदत ही नहीं है पढ़ने लिखने की, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन और कि जीएसटी को लेकर सब लोग प्रताड़ित हैं, चाहे ट्रेडर्स हो, आम जनता हो, ग्राहक व्यापारी, सब परेशान है। क्या आपको लगता है कि जो आपने आंदोलन शुरू किया जनता सड़कों पर उतरेगी? क्या लगता है ऐसा पूरे देश की जनता और सरकार इसको लेकर घबराकर वापस लेगी या कुछ ऐसा लगता है? देखिए, ये सरकार, माफ करना शब्द तो गलत है, कायरों की और डरपोकों की सरकार है। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा कायर है तो इस देश का प्रधानमंत्री। जरा दबाव नहीं झेल सकते, पत्रकारों के सवाल नहीं झेल सकते, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते। ऐसे आदमी को ये याद दिलाना कि साहब ये लोकतंत्र है, अगर हम सड़क पर आएंगे तो आपको सुनना होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, सुनेंगे। 2020 में हालत जो चुनाव आया था, रिजल्ट आए थे, कांग्रेस की सीटें कम आई थी 20 में कौन सा? विधानसभा, सॉरी अगले जो इससे पहले इलेक्शन हुए थे दिल्ली विधानसभा के, इस बार आपको अच्छा, दिल्ली विधानसभा, दिल्ली इस बार आपको कितनी लगता है कि सीटें आ जाएगी? नहीं, इस बार हमारा जैसा मैंने आपको कहा कि एक तो उम्मीदवार बहुत अच्छे उम्मीदवार, अच्छे चेहरे दिए, ये मीडिया के लोग भी बोल रहे हैं, लोगों के मन में भी यही भावना है कि चेहरे कांग्रेस ने बड़े अच्छे उतारे, मुद्दे कांग्रेस बहुत अच्छे उठा रही है और अच्छे तरीके से उठा रही है, सही समय पर सही मुद्दा उठा रही है। इसका लाभ मिलते हुए जरूर दिख रहा है। और जब मैं कहता हूं लाभ मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी, दिल्ली के जनता को लाभ मिलेगा अगर कांग्रेस जीतेगी। तो टोटल सीट कितनी आपको कितनी लगती है, कितनी आनी? मैंने सुना है यहाँ जयपुर में मोती डूंगरी के पास एक अच्छे ज्योतिषी हैं, यहाँ से वहीं जाऊंगा, फिर उनसे पूछ के बताऊंगा। सर भाजपा प्रत्याशी रमेश भिदोरी ने पहले प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी करी, उसके बाद आतिशी को भी लेकर की है, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये सिर्फ रमेश भिदोरी की मैं निंदा करूं उचित नहीं होगा। 15 साल मैंने उनके साथ काम किया है, वो विपक्ष में थे, मैं कांग्रेस में था, दिल्ली में वो विधानसभा में भी इसी तरह की बातें करते थे। बात उनकी गलती नहीं, ये मानसिकता उनकी पार्टी की है। आप प्रधानमंत्री की टिप्पणियां सोनिया जी के विषय में सुन लीजिए, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा। इस पूरी पार्टी की मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, यह आपको इनके नेताओं की टिप्पणी में और इनके नेताओं के कंडक्ट में, किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, उसमें आपको दिख जाए। इसलिए सिर्फ एक रमेश भिदोरी की निंदा करें कोई लाभ नहीं, मानसिकता ही ऐसी, इनके संस्कार ऐसे। तो सावरकर के नाम से कॉलेज खोले जाएंगे क्या? पूछिए कि सावरकर ने छत्रपति शिवाजी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए, पढ़े नहीं पढ़े होंगे इन्होंने, पढ़े होते तो नाम न लेते सावरकर। सावरकर ने महिलाओं के लिए क्या टिप्पणियां की, पूछिए। यही होता है जब आप बिना पढ़े आंख बंद करके भेड़ चाल में चलते हैं। साहब, किसी ने कहा सावरकर, तो सावरकर इनका हीरो, इनके पास नायक नहीं है। कभी कभी सरदार पटेल को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं, कभी महात्मा गांधी को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं। इनका अपना नायक कौन है बताइए? एक रह के सावरकर का नाम लेते हैं। सावरकर की असलियत आपके सामने खोल के हम रख देंगे जिस दिन डिबेट करें हमारे साथ। और उन्हीं के शब्द, उन्हीं ने लिखी है किताबें, हमने नहीं लिखी है, सावरकर ने ही किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया। तो इस तरह की, और बाबा साहब अंबेडकर के लिए क्या कहा, बौद्ध धर्म को जो मानते हैं उनके लिए क्या कहा, एक बार पढ़ लें, नाम लेना भूल जाएंगे साहब। मोहन भागवत जी का लगातार जो बयान आ रहे हैं मंदिरों को लेकर, मस्जिदों को लेकर, वो लगातार बयान आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? 80 और 90 के दशक को याद कीजिए, भाजपा के विषय में, संघ के विषय में हमेशा ये कहा जाता था कि मुखौटा होता है और असली चेहरा होता है, और मुखौटे और चेहरे बदलते हैं। जब अडवाणी जी
रथ यात्रा निकालते हैं तो अटल जी शांति की बात करते हैं। एक मुखौटा था, एक असली चेहरा। जब योगी जी बुलडोजर घुमा रहे होते हैं देश में तो मोदी जी शांति की बात करते हैं। मुखौटा, असली चेहरा। अब मुखौटा बन के मोहन भागवत के सामने असली चेहरा असली काम अपना कर रहा है। देश को बांटने का, समाज में नफरत फैलाने का काम बिल्कुल बदस्तूर चल रहा है। गोदाम भरा हुआ है चेहरों से। शोकेस में एक मुखौटा है। हमें हंगामा क्यों करना है? तो हम कोई हंगामे के मूड में नहीं है। राजस्थान की करोड़ों जनता की जो उम्मीद है राजस्थान की विधानसभा से है कि राजस्थान की विधानसभा चलेगी तो हमारे सवालों का जवाब आएगा। उनके खून पसीने की कमाई से विधानसभा चल रही है, तो हम इस विधानसभा का कोई भी वक्त जाया नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, पिछले सत्र के अंदर भी मैंने अध्यक्ष जी से और जब सर्वदलीय बैठक हुई उसके अंदर भी मैंने कहा था कि आज तक का क्या इतिहास रहा है, सत्ता पक्ष का विपक्ष का उसको छोड़िए, लेकिन अब की बार जो विपक्ष आया है वो सदन को चलाना चाहता है। आज भी मैंने ये बात कही है, आप सब लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से मीडिया को कहीं ये कमी नज़र नहीं आएगी कि हम सदन को रोकना चाहते हैं, गतिरोध चाहते हैं, बार बार स्थगित कर रहे हैं, बार बार हंगामा कर रहे हैं, ये आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जो क्वेश्चन उठाएं, हमारे जो सवाल हो वो हमारे नहीं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता के सवाल हैं, उनका जवाब सरकार दे दे और भागे नहीं। जैसा पिछली बार आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ईआरसीपी का मैं एमओयू क्यों दे दूं, आप होते कौन हो मांगने वाले। मैंने कही आपके घर की चौपाल नहीं है, आप अपनी बैठक में भाषण नहीं दे रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा है। यहाँ जो भी क्वेश्चन आपके सामने उठाया जा रहा है वो प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है। और एमओयू क्या है, वो बीजेपी का या सरकार का कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है। हर एक व्यक्ति का उस पर अधिकार है उसको जानने का। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब विषयों को लेकर हम सदन के अंदर बड़ी मजबूती से राजस्थान की जनता की आवाज़ को रखेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जनता की बात को सुने, जनता के सवालों का जवाब दे। और रही बात SI भर्ती परीक्षा की जो दत्ता साहब ने पूछा है, तो ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस सरकार का एजेंडा क्या है। मैं देख रहा था कल सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान था कि जो हमने तय किया है कि नहीं होनी चाहिए तो वो ही तो होगा, पर आज कोर्ट के अंदर जवाब दूसरा है, कल प्रेस के अंदर किन्नी माननीय का जवाब दूसरा था। और ये भी एक विडंबना सी नज़र आ रही है कि इतने लोग अरेस्ट हो चुके हैं, फिर उनको जमानत मिल जाती है, फिर वो ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सरकार हर कदम पे फेल हो रही है। तो ऐसा किस आधार पे ये पुलिस कार्रवाई कर रही है कि लोगों को जमानत मिल रही है? कहीं ना कहीं कमियां हैं, जल्दबाजी है, या इनका जो टारगेट है वो कुछ और है। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पेपर लीक के बारे में, मैंने उस समय भी कहा था कि पेपर लीक कोई राजस्थान का मुद्दा नहीं है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे हरियाणा है, चाहे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ तक कि भारत सरकार है, और यहाँ तक कि कोर्ट की परीक्षाएं, यहाँ तक कि रेलवे की परीक्षाएं, सारी परीक्षाओं कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहे थे। भारत सरकार ने कानून बनाया, उससे 10 गुना कड़ा कानून राजस्थान ने बनाया। हमारे यहाँ पे जितने भी पेपर लीक पकड़े वो हमने खुद सरकार ने पकड़े। इनके समय में तो हाई कोर्ट में बच्चे गए, उसके बाद वो पेपर रद्द हुए। तो इतना सब कुछ होते हुए भी अब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे मगरमच्छों को पकड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या कहा इन लोगों ने। अभी 3 दिन पहले फिर पेपर लीक हो गया। तो इसमें तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से कि पिछली सरकार के समय में पेपर लीक हो रहे थे और हमने उसका दुष्प्रचार किया और हमारे समय में वापस पेपर लीक हो गए। इनके तो कॉलेज स्कूलों तक के पेपर लीक हो रहे हैं। ये बात कर रहे हैं बड़े परीक्षाओं की, अभी तो परीक्षाएं कराई कहाँ हैं? परीक्षाएं शुरू होते ही लीक होने शुरू हो गए। और ये तो और बड़ी बात है कि ऑनलाइन पेपरों को कह रहे हैं कि सब पेपर लीक नहीं हुआ, वो तो ऑनलाइन उसको सोल्व कर रहे थे। अब जो पेपर ही ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही सोल्व करेंगे उसको, उसका कोई पेपर थोड़ी लीक होगा। ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं बीजेपी के अंदर जो कह रहे हैं
कि ये पेपर लीक नहीं हुआ, वो तो ऑनलाइन उसको सोल्व कर रहे हैं। अरे भाई जो ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन ही सोल्व करेंगे, उसको कोई पेपर बना के थोड़ी लीक करेंगे। तो ये तो इनकी स्थिति है। चुनाव के समय कह रहे थे आरपीएससी को भंग करेंगे, अब कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। 1 लाख भर्ती 1 साल में करने की बात कर रहे थे, 1 साल कंप्लीट हो चुकी है। हमने 1 साल में भी कहा था इनको, एक भर्ती ये सरकार ऐसी बता दे जो इन्होंने जिसका विज्ञापन निकाला हो, पेपर कराए हो और उसको नियुक्ति दी हो, तब तो हम मान जाएंगे कि भजन लाल जी ने 1 लाख नौकरी दे दी। सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, दिखावा, कोई मतलब नहीं है। एक ड्रामा पूरी सरकार का चल रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री सब पर्चियों के भरोसे हैं, ऊपर से पर्ची आएगी उसी आधार पे काम करेंगे। जुली जी, आपने पेपर लीक की बात की 3 दिन पहले की, उस पे देवाश्री मैडम ने कहा है कि कांग्रेस शासन के समय बसों में पेपर लीक होते थे और उसके ड्राइवर। भाई हमारे समय में तो पता नहीं क्या होता था, आप अपनी बात करो यार। हमारे समय में हो रहा था तो आप चिल्ला ही रहे थे ना। अब ये कहना कि भाई कांग्रेस के में होता था तो हम भी इनके में बस में होते थे तो ये ट्रक में पेपर लीक करेंगे, बहुत बड़ी बात कह दी मैडम साहब ने। इनसे मैडम साहब से पूछना है कि भरतपुर क्राइम में नंबर 1 है। गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब भरतपुर के हैं, क्राइम में नंबर 1 है। क्या हो रहा है उस पर जवाब देते, पेपर लीक की तो छोड़ो। और जिनको पकड़ रहे हो उनकी जमानत हो रही है, ऐसे काम चलने वाला थोड़ी है। पिछले विधानसभा सत्र में तो आप सबसे हिट साबित हुए और बहुत लोग सुनना भी चाह रहे थे। इस बार के लिए क्या खास तैयारी, किस तरीके से तैयारी पूरी है? शैडो कैबिनेट हमारी बन चुकी है, हमने विधायकों को जिम्मेदारी दे दी है। हमारे विधायक जिसकी जिस डिपार्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट है उस आधार पे हमने उनको जिम्मेदारी बांट दी है, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और आपको अब की बार पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमारे विधायक दल की आपको नजर आएगी, हमारे विधायक साथियों की। और मुझे खुशी है ये कहते हुए जो फर्स्ट टाइमर भी विधायक थे उनकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही। इस सरकार के मंत्रियों की हालत ये कर दी कि न मंत्री जवाब दे पा रहे थे, न मुख्यमंत्री जवाब दे पा रहे थे। और पिछली बार तो ये कहकर बच गए पिछली सरकार ने ये किया था, पिछली सरकार ने वो किया था। अब की बार ये बचने वाले नहीं है। इन्होंने 1 साल में क्या किया है, इस चीज का जवाब, इस चीज का हिसाब हम लोग मांगेंगे। और जो मंत्रियों ने आश्वासन दिए हैं, यहाँ बड़े बड़े आश्वासन दिए विधानसभा के अंदर, जो कि उनकी घर की दुकान नहीं थी, विधानसभा है राजस्थान की। यहाँ जो भी आश्वासन दिए हैं वो हाउस की प्रॉपर्टी है, उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की, इसका भी जवाब हम मांगेंगे। जोगाराम पटेल जी के बेटे की जब नियुक्ति हुई, जब उन्होंने कहा सब कानून सम्मत है और फिर उन्होंने उसको इस्तीफा दिलवाया। पूछ लेना जोगाराम जी ने पहले क्यों बोला कि सब सही हुआ है, फिर बेटे का इस्तीफा क्यों कराया। जूली जी, गहलोत जी ने ट्वीट किया था कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को ड्रेस और स्वेटर वगैरह नहीं मिले, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समय की जो योजनाएं हैं उनको लगातार बंद करना, नाम बदलना, और यहाँ तक कि आप स्वेटर की कह रहे हैं तो जब सर्दियाँ निकल जाएंगी तब हो सकता है स्वेटर बांटेंगे। गरीबों को दीपावली पे पेंशन की जरूरत थी तो ये पेंशन नहीं दे पाए थे। किसान जब फसल बो रहा था तो उसको खाद की जरूरत थी तो ये खाद नहीं दे पाए थे। गर्मियों में आपको, हमको, किसान को, राजस्थान की जनता को जब बिजली की जरूरत थी, जब ये बिजली नहीं दे पाए थे। जब बारिश में पानी भर गया था जयपुर की कॉलोनियों के अंदर, जब वो पानी निकालने की जरूरत थी, तब इनके आपदा राहत मंत्री ने इस्तीफा दे रखा था, कोई पानी नहीं निकाल पा रहा था। तो ये तो इस सरकार की स्थिति है भाई। हमारे समय की स्कूटी दी हुई, पहुंची हुई है कॉलेजों में, जिनको बांटना है, सिर्फ रंग पेंट उनका नहीं हो पा रहा है भगवा, इस वजह से उनको रोका हुआ है और उनमें बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। ये हालत इस सरकार की हो रही है।